तो निबंध के बारे में हमारी चर्चा अभी तक चल रही थी। पिछले कई सेशन में मैंने आपको निबंध को लेकर के कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आप सभी के लिए निश्चित तौर पे अब आगे जब आप निबंध के को लिखेंगे तो उन सब का प्रयोग करेंगे। आधारभूत चीज़ें का मतलब मैं चाहता हूं कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं, कोई रटा रटाया निबंध लेकर के ना जाएं, आपके अंदर एक चिंतन शैली विकसित हो और आपके पास कुछ अच्छे शब्दों का संकलन हो। एक चीज़ निबंध में और आवश्यक होती है कि आपको अपने निबंध को बहुत प्रभावपूर्ण बनाना है तो उसके लिए आपको कोटेशंस का यूज करना होता है ना। कुछ कविताएं, कुछ कथन यूज करना होता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये भी है कि कुछ आप इस तरीके से भी काम करिए, जैसे पर्टिकुलर कुछ टॉपिक उठा लीजिए, है ना, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक उठा लीजिए कि लाइक आपको यदि भारतीय समाज से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आता है तो उसमें किस तरीके के कोटेशंस होने चाहिए, या मैं कुछ कोटेशंस ऐसे लिखवाऊंगा भी, जितने निबंध मैं करवाऊंगा तो मैं उसमें कुछ कोटेशंस आपको लिखवा दूंगा। और कोटेशंस आपको लिखने कहाँ है, कोटेशंस कहीं पे भी आप प्रयोग कर सकते हो। आप कोटेशन से शुरुआत भी कर सकते हो, कोटेशन आप बीच में भी डाल सकते हो, कोटेशन आप लास्ट में ख़त्म करते हुए भी डाल सकते हो। 3 कोटेशंस का यूज कर सकते हो आराम से, या फिर एक कोटेशन के बाद आप दूसरा कोटेशन भी लिख सकते हो। ऐसा कोई मतलब है नहीं कि आप कोटेशन आप 3 यूज कर लीजिए, कम से कम चलेगा। अब देखो, निबंध लिखने समय सबसे जो एक प्रोसेस है, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल पे पहुंचते हैं, आपके पास निबंध का पेपर आता है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले समझना है कि जो टॉपिक आपके सामने है, ठीक है, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, जिस पे निबंध लेखन करना है, उनमें से पहले चुनाव करना, सेलेक्ट करना। लिखना तो एक ही है, आईएएस में 4 टॉपिक में एक लिखना है, पीसीएस में भी 3-4 टॉपिक में से एक लिखना है आपको। तो पहले सिलेक्ट करना कि एटलीस्ट आप कौन सा निबंध लिखोगे। अब सिलेक्ट करने के पीछे का आपके पास आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, विषय वस्तु की समझ आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक चुनिएगा जो इस टॉपिक पे आपकी समझ ज़्यादा हो, ठीक है, उसके अर्थ को आप अच्छे से समझ पा रहे हो। आमतौर पे खासकर आईएएस में एक बड़ा चैलेंज हो रहा है कि बच्चे निबंध को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या पूछ दिया अमूर्त विषय को लेकर के। तो उनमें से भी चुनना वो है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो खुद, कि इसका मतलब ये होता है, अब इस पे जो मैं लिखूंगा, यानी उसके सभी आयामों में ज़्यादा से ज़्यादा आप परिचित हों। तो पहले तो एक टॉपिक का चुनाव करना। दूसरा काम होता है उसका अर्थ समझना। पहला है चुनाव करना, दूसरा है उसका अर्थ समझना। तीसरा टॉपिक होता है एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं सिनॉप्सिस या रूपरेखा बनाना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है। विदाउट स्ट्रक्चर आप निबंध अच्छा नहीं लिख सकते हो, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। सभी को एक स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा, फ्रेमवर्क बनाना सीखना होगा। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक आपको बताई कि जब भी कोई टॉपिक लेते हैं तो एटलीस्ट उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। ये भी एक तरीका है जिस तरीके को आपको एक समय के साथ सीखना पड़ेगा, अचानक तो हो नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग आप किन आधार पे करेंगे, किन बेसिस पे करेंगे, इस चीज को लेकर के भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा कि कौन से बेस आप वहाँ पे रखेंगे, ग्राउंड्स क्या होंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग को लेकर के। एक टॉपिक आपको लेना है, उस टॉपिक को लेकर के आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। तो कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी टॉपिक हम उठा लेते हैं, लाइक मान लीजिए एफडीआई से जुड़ा हुआ आपको एक कोई वो आ गया, क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए कि अच्छा एफडीआई क्या है। सबसे पहले तो सिनॉप्सिस में ये सब WH फॉर्म की जितनी भी चीज़ें हैं, तो पहले तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि एफडीआई है क्या, क्योंकि ये बहुत तकनीकी है, आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसका महत्व क्या है एफडीआई का, फिर एफडीआई का महत्व भारत के लिए क्या हो सकता है, भारत के किन किन क्षेत्रों में एफडीआई अभी तक निवेश को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है आकर्षित क्षेत्र, एफडीआई को लेकर आकर्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, एफडीआई के लाभ कौन कौन से हैं, यदि एफडीआई आती है एफडीआई को लेकर हानि कौन कौन सी है। अच्छा, एफडीआई को लेकर कुछ समिति और आयोग बनाए गए हैं क्या, एफडीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ निर्णय आए हैं क्या, एफडीआई को लेकर के अर्थशास्त्रियों के कुछ विचार हैं क्या, थॉट हैं क्या, कुछ आर्थिक संगठन इस पे कुछ बोलते हैं क्या, भारत में एफडीआई कहां लाई जाए और कैसे लाई जाए, विभिन्न राज्यों के द्वारा बहुत सारे आयोजन कराए जाते हैं, उसको क्या किया जाए, क्या सावधानी बरतना चाहिए हमें, दीर्घकालीन रणनीतियां क्या होनी चाहिए, अल्पकालिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक टॉपिक को आपको कई डायमेंशन में सोचना है। लाइक एक टॉपिक और यदि हम उठाते हैं, मान लीजिए एक टॉपिक मैं आपका उठाता हूं ब्लैक मनी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप सब परिचित हैं। तो ब्लैक मनी पहला ही आपके दिमाग में चाहिए क्या है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ब्लैक मनी है क्या। फिर क्या के बाद अगला आता है कैसे,
ब्लैक मनी का अर्जन कैसे करें। क्या हमेशा सिनॉप्सिस बनाते समय ये प्रश्न आपके पास होने चाहिए, क्या, कैसे, ठीक है, ये आपको लगाने हैं कि ब्लैक मनी का अर्जन कैसे करते हैं, कैसे जनरेट होती है, कैसे बनती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या कारण है इसके जनरेट होने के, सरकार के द्वारा क्या कोई कार्यक्रम और नीतियां लाई गई हैं ब्लैक मनी को समाप्त करने को लेकर के, अभी तक आंदोलन हुए हैं क्या भारत में, कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है क्या। हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखना, कोई भी सोशल या पब्लिक इशू है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन होगा, कोई ना कोई मामला आया होगा, ठीक है। अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं इस विषय को लेकर, या कोई भी थिंकर, कोई भी विचारक, कोई भी भारत में प्रबुद्ध व्यक्ति जो थिंक टैंक के तौर पे उसने कुछ बोला है क्या, रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। इस तरीके से आपको मतलब वहां पे प्रश्न क्रिएट करने हैं और फिर सिनॉप्सिस अपनी डेवलप करनी है। मल्टीपल प्रश्न आपके ब्रेन में एक साथ आने चाहिए। मान लीजिए फूड सिक्योरिटी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले फूड सिक्योरिटी क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है हमें, क्या है और क्यों है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा कहां तक है, कहां तक है, कैसे खाद्य सुरक्षा पहुंचाई जा सकती है, क्या है, क्यों है, कहां है, कैसे है, ठीक है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है भारत में, डेटा आपके पास होना चाहिए। खाद्य संरक्षण का विकास कब किया गया, कब इसको लेकर के स्टार्टिंग हुई, कोई बिल आया भारत सरकार के द्वारा, कोई कार्यक्रम लाया गया, सरकारी नीति क्या है। अच्छा, खाद्य संरक्षण के लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके लाभ क्या, बेनिफिट्स क्या है, हानि क्या है। कोई आयोग बनाया गया था क्या जो खाद्य सुरक्षा को लेकर के बना हो, या फिर कोई समिति बनाई गई थी क्या जो खाद्य सुरक्षा को लेकर बनाई गई हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय आए हुए हैं क्या खाद्य सुरक्षा को लेकर के। अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर के। भारत में खाद्य संरक्षण और प्रौद्योगिकी को लेकर के क्या नीतियां बनाई गई हैं। फिर मूल्यांकन करिए, सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करिए, अपने खुद के सुझाव दीजिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात कर सकते हैं और भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर के भी इसको जोड़ सकते हैं, लिंक करना है। तो पहले तो ये वाले आपके पास शुरुआती क्वेश्चंस होने चाहिए। जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं उठाएंगे आपको क्रिएट नहीं होंगी वो चीजें, ठीक है। और इसके बाद हर जगह पे भारत को जोड़ना है कि भारत में कहां तक है, भारत में कितना है, उसको रोकने के उपाय क्या है, नुकसान क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, सब इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर चीजें आप जोड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें जुड़ेंगी आपकी, लिंक कैसे कैसे करना है, पहले तो ये वाले क्वेश्चंस क्रिएट कर लेने हैं अपने दिमाग में, ठीक है। और भी हो सकते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि कितना है, कितना है। अब ये सब देखना है किसमें कितने कितनी चीजें हो सकती हैं। इसमें भारत से जुड़ाव, भारत से जुड़ाव कोई भी चीज होती है उसमें देखना है। कोई अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा। और जब भी एक चीज ध्यान रखना, कुछ चीजों में आपको एग्जांपल्स क्रिएट रखने पड़ेंगे। लाइक मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, तो नेशनली और इंटरनेशनली आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्पल, उदाहरण होने चाहिए। लाइक किसी कंट्री में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा यहाँ यहाँ मिला है। अभी जैसे ईरान में आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है हिजाब को लेकर के एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ वो भी कंट्री में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। तो जहाँ पे महिलाओं को राइट मिले हों, कहीं पे महिला जो है राष्ट्राध्यक्षों में के तौर पे महिलाएं, पॉलिटिकल कैरियर के तौर पे महिलाएं, स्पोर्ट्स के देखिए बहुत सारे एग्जांपल, सेरेना विलियम्स मिल जाएंगी आपको, भारत में पीवी सिंधु हैं, या साइना नेहवाल हैं, या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मिताली राज हैं क्रिकेट में। तो एटलीस्ट मतलब आपको ये देखना है कि एग्जाम्पल्स क्या क्रिएट हो सकते हैं, हर एक सेक्टर में अलग अलग, पॉलिटिक्स में अलग, खेल में अलग। अभी जैसे मान लीजिए यही एक बहुत बड़ा डिसीजन था, पहली बार जो है भारत में जो डिफेंस सेक्टर है उसमें महिलाओं के द्वारा फाइटर प्लेन चलाना, है ना, या फिर जो सेना में एक तरीके से परमानेंट कमीशन दिया जाना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ये कुछ उदाहरण आपके दिमाग में कौंधने चाहिए, और ये सब चीजें ऐसे अचानक से नहीं होंगी, ये आपके पास रेडी होना चाहिए, रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए, पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। इसके बाद एक चीज है कॉमन सी,
रोकने के क्या उपाय होंगे? रोकने के उपाय, पहले कारण, प्रभाव, रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? मूल्यांकन क्या हो सकता है? मूल्यांकन में मूल्यांकन, ठीक है। जब मूल्यांकन की बात करेंगे तो लाभ हानि भी आ जाएगा यहाँ पे, लाभ हानि, सकारात्मक नकारात्मक ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? अपने सुझाव भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सुझाव, ये बिंदु आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हैं? एक चीज और यहाँ पे, सरकारी प्रयास, ये कॉमन हो जाएंगे आपके, सरकारी प्रयास। और क्या हो सकते हैं? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ये भी लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद कुछ कमेटी बनी है क्या? कुछ समितियां बनी है क्या? समितियां प्लस आयोग, निर्णय, ठीक है। इनके द्वारा क्या कहा गया है? ये सब चीजें आपके दिमाग में आएंगी, तब आप सिनॉप्सिस क्रिएट कर पाओगे, रूपरेखा क्रिएट कर पाओगे। क्लियर है? और कोटेशन, आपके पास कोटेशन हो तो प्रभावी हो जाएगा। ये थोड़ा सा कोटेशन होने चाहिए आपके पास। कोटेशन में कुछ भी हो सकता है, कथन हो सकते हैं महापुरुषों के, ये आपको इकट्ठे करने हैं। अब हर टॉपिक में जो टॉपिक आप उठा लीजिए कि भाई मुझको ये पर्टिकुलर टॉपिक से लिखना है, लाइक मान लीजिए IR से, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आएगा, मैं लिखूंगा, टेंशन नहीं लेना मुझे। इकोनॉमी से आएगा, मैं लिखूंगा, तो फिर इकोनॉमी के कोटेशन इकट्ठे करिए, ठीक है। विदाउट कोटेशन बात नहीं होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर, लाइक मैं आज आपको एक टॉपिक देता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे आप निबंध लेखन करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूंगा, यहाँ जितना कर सकते हैं आप करेंगे, बाकी आप घर से करके आएंगे निबंध लेखन, ठीक है। और जो आप निबंध लेखन करेंगे, उस निबंध लेखन में फिर मैं मंडे को उसी निबंध को लिखवाऊंगा भी आपको, ठीक है, सेम टू सेम। आगे जो आपका मंडे आएगा, 2-3 निबंध में ऐसे कर लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रभावी बनाते हैं। तो आज मैं एक टॉपिक दूंगा, उसमें मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक भी आइडिया नहीं दूंगा कि भाई इस निबंध में क्या होना चाहिए, तो मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा और फिर आपका काम होना चाहिए कि आप उस निबंध को लिखो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था निबंध का? टॉपिक को चुनना एग्जाम हॉल पे। दूसरा है आपका उसके अर्थ को समझना, जो भी अर्थ है, अर्थ को जब तक आप समझोगे नहीं कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अर्थ को समझने के बाद और क्या होना चाहिए आपका? प्रस्तावना बना, वो रूपरेखा बनाना, सिनॉप्सिस बनाने। तीसरा आपका स्टेप है, ठीक है, लिख लो। निबंध को हल करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण, निबंध को हल करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण। तो पहला लिख लीजिए, पहला लिखिए, परीक्षा केंद्र में निबंध की विषय वस्तु को चुनना, सही निबंध की विषय वस्तु को चुनना, नहीं सही निबंध के विषय को चुनना, सही निबंध के विषय वस्तु को चुनना। अच्छा, यदि सिलेबस का हिस्सा ना हो तो निबंध आप मरे ना पढ़ो कभी, क्यों? तो मजबूरी है, सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए मैंने परीक्षा केंद्र लिखवा दिया आगे। हाँ, तो परीक्षा केंद्र में एक निबंध के विषय को चुनना। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, विषय का सही अर्थ समझना, विषय का सही अर्थ समझना। फिर तीसरा पॉइंट है रूपरेखा बनाना। रूपरेखा का मतलब होता है विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को खोजना, रूपरेखा। दूसरा है विषय का सही अर्थ समझना। तीसरा है आपका रूपरेखा बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना, फ्रेमवर्क करना, उसको फ्रेम करना, ठीक है, रूपरेखा बनाना। अब रूपरेखा बनाने में आपको क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो मैंने आपको बताया है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जब रूपरेखा बना देंगे, नीचे अगला है फ्रेमवर्क बनाना। फ्रेमवर्क का मतलब होता है किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, ये फ्रेमवर्क होता है, डिजाइन होता है। घर का डिजाइन बनाते हैं ना, तो घर का डिजाइन बनने से पहले सामान चाहिए, कंक्रीट चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब मटेरियल आके रख जाता है, ठीक है। इसके बाद डिजाइन बनाया जाता है कि पहले यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ से निकास होगा, यहाँ से वैसे ही आपको भी जो आपके पास पॉइंट तो आ गए, इकट्ठे हो गए, पर अब किसको कहाँ लिखना है ये आपको तय करना पड़ेगा। इसी को फ्रेमवर्क कहते हैं कि इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, क्योंकि विचार एक साथ एक जैसे वो क्रम से नहीं आएंगे। फिर क्रम से सजाना अगला काम, ठीक है। अगला काम है आपका
निबंध की रूपरेखा, फिर निबंध की रूपरेखा को क्या है, फ्रेमवर्क करना, यानी कि क्रम से सजाना। इसके बाद लिखना चालू कर देना है। सबसे बड़ा टास्क यही है, शुरुआत करना है। तो पहले भूमिका लिखना है, प्रस्तावना लिखना है आपका। प्रस्तावना के बाद फिर मेन बॉडी लिखेंगे, मुख्य विषय लिखेंगे आप। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर मुख्य विषय लिखेंगे, फिर आप उपसंहार लिखेंगे। और एक जो सबसे बड़ा मतलब लास्ट में होता है कि भैया टाइम बच जाए तो एक बार अपने निबंध का पुनरीक्षण कर लेना चाहिए, फिर से देख लेना चाहिए। पर ये बड़ा कठिन काम है, वहाँ पे तो आप बस एक धुन में रमे होते हैं। पुनरीक्षण कौन, तो पुनरीक्षण का काम यहाँ करेंगे आप अभ्यास वाले सेक्शन में। एग्जाम हॉल में ये स्थिति ना रहे कि पुनरीक्षण की जरूरत भी पड़े, तो बार बार निबंध को लिख करके खुद पढ़ना है और गलतियों को ढूंढना है। ठीक है, तो ये काम भी आपको करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात, कभी भी निबंध लिखते समय रूढ़िवादिता नहीं आनी चाहिए आपकी। रूढ़िवादिता मतलब क्या है, संकीर्ण सोच नहीं आनी चाहिए, कहीं पे रेडिकल नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, एक चीज और है जो आप जिस चीज को लेकर रेडिकल हो चुके हो, रूढ़िवादी हो चुके हो, कि निबंध ना लिखने का प्रयास। 99.99% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो निबंध पीटी क्वालिफाई होने के बाद लिखना शुरू करते हैं। प्रीलिम्स हो गया, वो भी लिखेंगे 1-2, या कहीं देख लिया, रट लिया। निबंध लिखने का प्रयास। ठीक है, इसके बाद अशुद्धियां खोजनी है। कई बार ग्रामेटिकल एरर भी आपके होते हैं, तो उनमें भी आपको ध्यान में रखना है। और निबंध में अति आत्मविश्वास से बचना है। कहीं पर ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका झलकने लग जाए कि नहीं यही हो जाए। रिजिड नहीं होना है, आशावादी रहिए, पर अति आत्मविश्वासी मत रहिए किसी भी चीज में, यह भी ध्यान रखना है। एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है निबंध में, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, पहले भी मैं भी जब निबंध लिखता था तो ये अशुद्धियां बहुत मैंने की हैं, कि एक ही आइडिया को बार बार हम रिपीट कर देते हैं। रिपीटिशन ऑफ आइडिया से बचना है, कि एक ही आइडिया आपका बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 95% बच्चे करते हैं कि भाई एक ही बात को खींच लिया, फिर चिंगम की तरह खींचते चले जा रहे हो आप। वो कब होगा, जब आप मल्टीपल टाइम यहां पे अभ्यास करके जाओगे तब। क्लियर है। इसके बाद आपके विचार कैसे होने चाहिए, बंधे होने चाहिए। विचार ऐसे नहीं कि कुछ इधर बिखरे हुए। क्रमबद्धता, मैंने कल आपको कनेक्टिंग वर्ड लिखवाए थे कुछ, कि वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लगातार अब आपको निबंध लेखन की प्रक्रिया से मतलब आप जुड़ रहे हैं। और इसके लिए एक तो योजना, मंथली मैगजीन आपकी आती है, यदि पॉसिबल हो सके तो मैगजीन ले लो। तो कहोगे एक चीज और जुड़वा दे रहे हो आप, बस योजना भर, मैं और दूसरा कुछ बोलूंगा ही नहीं, आपसे दूसरा कोई नहीं बोल रहा हूं। एक योजना पढ़ना चालू कर दो, ज्यादा नहीं, 5-6 महीने बाद आप में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। एक ही टॉपिक पे एक टॉपिक पे आधारित होती है, उसकी एक थीम होती है। योजना भारत सरकार निकालती है, प्रकाशन विभाग निकालता है, जो इंडिया एयर बुक जहां से छपती है, योजना कुरुक्षेत्र वहीं से छपती है। तो योजना में भारत सरकार की जो लेटेस्ट कोई एक योजना होगी, मान लो ग्रामीण परिदृश्य को लेकर के, या कुरुक्षेत्र थोड़ा सा ग्रामीण एरिया के लिए ज्यादा प्रभावी होती है, एग्रीकल्चर या कुछ भी, तो योजना में आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, 10 से 12 आर्टिकल्स। कौन लिखेगा, हो सकता है इसरो के वैज्ञानिक लिख रहे हो सकता है कोई भारत सरकार के बहुत बड़े जो है कोई कैबिनेट सेक्रेटरी लिख रहे हो। इस तरीके के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल बिंग हैं, उनके द्वारा उसमें आर्टिकल लिखे जाते हैं। वो आर्टिकल्स आपको पढ़ना है। उस क्षेत्र का ICMR के हेड लिख रहे हो, तो मतलब वो आपको ऐसा वर्ग लिख रहा होगा जो वर्ग उस, तो हर टॉपिक में आप यदि 1 साल की योजना पढ़ लेते हैं ना, 12 टॉपिक आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। उन्हीं में से कोई एक निबंध आ जाएगा उन्हीं टॉपिक्स में। तो लिखने की एक शैली विकसित हो जाएगी आपकी, कि कैसे लिखते हैं। वो कब होगा, जब आप दूसरों का देखोगे अच्छा लिखा हुआ। तो बेस्ट यदि मुझे कोई ऑप्शन लगता है तो भी योजना ही लगती है। न्यूज़पेपर के संपादकीय भी बेहतर होते हैं, बट फिर बहुत ज़्यादा आप फिर वो हो जाओगे, मिसगाइडेड हो जाओगे। ठीक है, संपादकीय अलग चीज है। मैंने आपको बताया कि संपादकीय प्रश्न चिन्ह जो होते हैं ना, उस पे लिखे जाते हैं, प्रश्नात्मक शैली पे लिखे जाते हैं, सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते हुए लिखे जाएंगे। लेकिन जो निबंध होता है वो सकारात्मक शैली होती है हमेशा, उसकी समाधानात्मक शैली होती है, समाधान की ओर लिखे जाते हैं। मूल्यांकनात्मक शैली होती है, दोनों में अंतर। तो आप बेस्ट है कि आप योजना पढ़ें। अब योजना चूंकि भारत सरकार निकालती है तो बुराई तो होगी नहीं सरकार की,
आशावादिता से भरा होगा, सकारात्मकता से भरा होगा, जो आपकी डिमांड है, जो आपकी नीड है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। चलो, तो निबंध के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचना है। और अभी मैं एक टॉपिक दूंगा तो आपका काम होना चाहिए कि आप उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे मेरे सामने। ठीक है, एक बार फ्रेमवर्क आप बना लेंगे, इसके बाद फिर घर से लिखेंगे आप उसको। ठीक है, क्या लगता है कौन सा टॉपिक देने वाला हूं मैं आपको? बहुत सिंपल सा पिन-टुक टाइप का टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है। और ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पीरियड पे। देश की आधी आबादी इससे जूझ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट से दे रहा हूँ आपको। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ये टॉपिक आपने कई बार, मैंने आपको अभी इथिक्स में भी पढ़ाया होगा, भारतीय समाज में भी आपने पढ़ा है, हर जगह से पढ़ा है। तो पहला आपका, और मज़े की बात यह है कि हर 1-2 साल में यूपीएससी तक 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से। तो अब आपका काम है कि आप इससे पूछें, इससे समझें। अब मैं इसको लिखते कैसे हैं ये भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कोटेशन आपको, चाहते हो क्या कुछ कोटेशन लिखवा दूं मैं वुमेन एम्पावरमेंट से? अब ये देखो, मेरे लिखवाने से ज़्यादा नहीं होगा, आपका काम भी होना चाहिए कि आप कोटेशंस इकट्ठे करो और कोटेशंस को लिखना। हर एक टॉपिक पे 2-2, 3-3 कोटेशंस आपके पास होने ही चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, विदाउट कोटेशन बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो कुछ कोटेशन में लिखवा देता हूं, 1-2 कोटेशन। कुछ पहले महिला सशक्तिकरण से कोटेशन लिख लो, लिख लोगे? डबल इन्वर्टेड कॉमन पे लिखो, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। अब देखो, इस कोटेशन के साथ शुरुआत करो यदि वुमेन एम्पावरमेंट में, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ ठीक है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, ये पहली लाइन है। पूर्ण विराम कर देंगे, फिर दूसरी लाइन पे लिखेंगे, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। ठीक है, पहला कोटेशन हो गया। दूसरा लिख लो, ऐसे करके आपको अब भी कुछ सोचना है। ठीक है, दूसरा लिख लो, तुम हो तो घर घर लगता है। अब इसमें आपको प्रॉपर शायर हो जाना है। तुम हो तो घर घर लगता है, वरना इससे डर लगता है। ऐसे करके आपको कोटेशंस क्रिएट करना है। तुम हो तो घर घर लगता है, वरना इससे डर लगता है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा, 2 लाइनों में रहेगा। पहली लाइन में तुम हो तो घर घर लगता है, वरना इससे डर लगता है। दूसरी लाइन पे दूसरा कोटेशन हो गया, ये भी कहीं ना कहीं पे इनबिल्ड करोगे। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ये ध्यान रखना कि रेडिकल ना हो पाए। बहुत सारे ऐसे भी कोटेशंस बन जाते हैं जहां पे आप रेडिकल हो जाते हो, उनसे बचना है। जैसे मैं कुछ आपको कथन लिखवाता हूं, एक महात्मा गांधी का कथन है, लिखे कथन ही है ये, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। आगे लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। एक आपका मनुस्मृति का वो संस्कृत का शब्द है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान होता है, या जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, उनकी पूजा की जाती है। पूजा का मतलब यहाँ सम्मान से है, रेस्पेक्ट से है। उस घर में देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लो एक। बाकी संस्कृत का है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ठीक है, तो ये आपका मतलब और भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप और इकट्ठे कर लेना, कुछ मैं आपको 3-4 बता दिए। ऐसे करके कोटेशंस इकट्ठे करने हैं और ये कोटेशंस आपके हर एक ऐसे में, हर एक टॉपिक में, जो 3-4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 10 टॉपिक, 50 टॉपिक पे ऐसे आप सोचोगे जो टॉपिक पे, उसके पहले कोटेशंस ढूंढने हैं। कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। कौन से ब्रह्मांड में? मोबाइल के ब्रह्मांड में। इंटरनेट को बता देना है कि भाई इसके कोटेशन ढूंढ के लाओ, और कुछ आपकी रचनात्मकता भी हो सकती है ना? बैठे बैठे सोच भी सकते हो किसी विषय पे, बना भी सकते हो, शायर बन जाओ इसी बहाने। ठीक है, तो निबंध आपको रचनात्मकता लेकर आएगा, मौलिकता लेकर के आएगा, कुछ मौलिकता भी यहां पर विकसित करना है। ठीक है, तो ये आपकी काम है। जैसे तेरे माथे पर आंचल खूब अच्छा लगता है, अगर तू इस आंचल को परचम बना लेती, है ना? मतलब इसको सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही नहीं सीमित हो जाती, इसको परचम बना लेती, इसको लेकर के तू अपना विकास कर लेती, अपना डेवलपमेंट कर लेती। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिविटी के साथ इसमें सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छे कोटेशंस बना सकते हैं। तो कुछ आपको मिल जाएंगे, महापुरुषों के कथन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ में आसानी से मिल जाएंगे, अमूर्त में थोड़ा दिक्कत होती है, तो अमूर्त में भी आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये टॉपिक एटलीस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां से जुड़ रहा है, तो उससे आपको फिर कोटेशंस, तो कोटेशंस आप तैयार करके जाओगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वहां पे आप सिर्फ ये सोचो कि मैं फिर नया ही बना, नए भी बनेंगे, जैसे इन्वायरमेंट के बना सकते हो, है ना? आपको पर्यावरण के बनाने हैं तो बना ही सकते हो कुछ ना कुछ। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या क्या लिखना होगा, क्या क्या करना होगा। पहला काम, आपको टॉपिक बहुत क्लियर है, सब्जेक्ट आपको पता है कि किस सब्जेक्ट पे हमें लिखना है। अब इस पे रूपरेखा बनानी है। सबसे पहली बात, रूपरेखा में क्या क्या हो सकता है। ये शब्द थे ना, कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं। शब्द सोचो क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले तो अर्थ बताओगे, आवश्यकता क्यों पड़ी, महिला सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, महिला सशक्तिकरण में की भारत में स्थिति क्या है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भारत से जुड़ाओ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिला सशक्तिकरण, एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे, कुछ उदाहरण ढूंढो आप। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, बहुत सारी पर्सनालिटी हैं, है ना? तो उनके नाम ढूंढो जो इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण को लेकर के दिखा रहे हैं। इसके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, रोकने के उपाय क्या हैं, कोई कमेटी और ये बनी है, फिर पॉलिटिकल सरकारी उपाय, महिला आरक्षण विधेयक जो आपका आया हुआ 108वां संविधान संशोधन आज तक पारित नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा जो सरकारी प्रयास 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को, वो मतलब सब सोचिए, अब जिस डायमेंशन से सोच सकते हैं। एक आपको क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। कर पाओगे? चलो करो अभी, जस्ट नाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए महिला सशक्तिकरण पे। ठीक है, सभी लोगों को करना है। देखो ऑनलाइन वाले भी जितने हैं, आप बच नहीं पाओगे, आप लोगों को भी करना है एटलीस्ट। सोचिए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट पे वुमेन एम्पावरमेंट पे जो सोच सकते हो, महिला सशक्तिकरण पे सोच सकते हो, सोचिए। फिर उसके बाद हम फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे। हाँ तो बेटा लिखना चालू करो। अभिषेक दीक्षित जी, रूपांजलि सिंह जी, सभी जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, सब लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे महिला सशक्तिकरण के टॉपिक पे। और ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्लासेस खूब अच्छे से मैंने करवाई हैं शुरुआत में।
अभिषेक दीक्षित जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्लास जिसने भी मिस की है, दिक्कत तो होगी नो डाउट, बट उसके वीडियोस पड़े हुए हैं आजाद इस एकेडमी के चैनल पे, बाकी यहाँ पे भी लाइव पड़े, एक बार उनको देख लेना। बेटा आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। महिला सशक्तिकरण में सोचो, कुछ भी सोच सकते हो। क्या है महिला ये तो जानते हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? नहीं जानते? भारतीय समाज की क्लास की है, इथिक्स की है, अभी शुरू किया है। इथिक्स में मैंने एक पूरा टॉपिक ही पढ़ाया, पितृसत्ता, लैंगिक विभेद, ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं आपके। उसी में वुमेन एम्पावरमेंट का भी टॉपिक था। बाकी सबको विचार आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? मैं आपका नाम क्यों भूल जाता हूँ। अविनाश। हाँ अविनाश, कुछ आ रहे हैं विचार? चलो, महिलाओं की प्रॉब्लम यदि आपको समझ में आएगी ना, तो महिला सशक्तिकरण आपको समझ में आ जाएगा। है ही है, बिल्कुल। घरेलू हिंसा है एक बड़ी प्रॉब्लम है, पितृसत्ता एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा चलो ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी इतने टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपको लिख के लाना है घर से, 1000 शब्दों में लिखना है। समय अभी चूंकि मैं शुरुआत में चाह रहा हूँ कि आप 1.5 घंटे का प्रॉपर टाइम लिए, 1.5 घंटा नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। 1000 शब्द कम से कम आप लिखिएगा, 1000 से 1200 शब्दों में इसको लिखना है। फिर मैं आप लोगों का जो है सभी का चेक भी करूँगा, यहीं पे 1-2 बच्चों को मैं लिखवाऊँगा आपको, उससे आप लोग मैच करिएगा वर्ड को, ठीक है। और कुछ लोगों का मैं 1-2 जो भी होगा आपको ग्रुप में मंगवा के चेक भी करूँगा। तो सबको लिखना है, 1.5 घंटे का प्रॉपर टाइम अभी आप ले सकते हो, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम में आराम से टाइमर लगा लेना और लिखना शुरू करना। एग्जाम हॉल पे हमें इसी चीज़ को लाना है 1 घंटे 10 मिनट पे, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 1 घंटे 10 मिनट पे ला करके खड़ा करना है 1000 से 1200 शब्दों को लिखने में, ठीक है। टाइम सफिशिएंट मिलता है इसमें। चलिए तो बताइए क्या क्या लिख डाला आप लोग, बताओ क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट, नो पॉइंट। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से बाधक तत्व हैं, पहले बाधक तत्व तभी तो उपाय बताओगे ना। तो पहले बाधक तत्व, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, और फिर महिला सशक्तिकरण कैसे करना है उसको लेकर उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये केवल आपकी रूपरेखा है। पहले आपको क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, फिर फ्रेमवर्क कि किसको पहले लिखना, फिर नंबरिंग देना है उनको कि ये पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ये जरूर करना पड़ेगा आपको। जब तक नंबरिंग नहीं दोगे तो भी निबंध आप सही तरीके से लिख नहीं पाओगे वहां पे, कि पॉइंट किसके बाद क्या आना चाहिए, तभी तो क्लियर रहेगा ना कि अच्छा इस पॉइंट के बाद अब इसको डिस्कस करना है, इसके बाद इसको डिस्कस करना है। ये भी आपको फ्रेमवर्क आपको जरूर क्रिएट करना है, विदाउट फ्रेमवर्क आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि जितने भी उपाय और निदान वाली बातें हो सबसे बाद में हो, पहले उपाय निदान से ना चालू करिए कि समस्या से खत्म कर रहे हैं आप पूरे निबंध को, ठीक है। शुरुआत में आप परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इसके बाद आप आ जाइए उसके मूल्यांकन में, लाभ हानि, बाधक तत्व, प्रॉब्लम क्या है, कोई डेटा फैक्ट तथ्य आपके पास है वो लिखिए। तो इन्फॉर्मेशन आपको मेन बॉडी में देना है, बाकी निदान, उपाय, ऑप्टिमिस्टिक और ये सब उपसंहार और उसमें या लास्ट वाली लाइनों में जाकर के वो आपको मिलने लग जाए, ठीक है। तो हाँ नेक्स्ट, कहाँ पे ज्यादा आवश्यकता है, इसको इस रूप में रखो। नेक्स्ट, सब जगह जरूरत है,
वुमन एम्पावरमेंट, महिला हर जगह तिरस्कृत है, वो चाहे किसी भी वर्ग, समुदाय, समाज कहीं से भी हो। महिला सशक्तिकरण का क्या आत्मनिर्भर ही बनना केवल सशक्तिकरण है या फिर नैतिक उत्थान में होना सशक्तिकरण? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की है आपने, बताइए कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हाँ, भारत में स्थिति, विश्व में स्थिति क्या है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट क्या है, हिस्टोरिकल, प्राचीन काल से लेकर महिलाओं की स्थिति क्या रही प्राचीन काल से अब तक, और ब्रिटिश काल की स्थिति कैसी रही समसामयिक तौर पे, ठीक है। संविधान ने किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है। नेक्स्ट, कौन सी समितियां बनी, कौन से आयोग बने, कौन से निदान, ये सब निदान में ये हाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय, ये रटा रटाया है, देखो इतनी चीजें यदि बना लेगा सब में यही चेपना है आपको, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। हाँ, अर्थव्यवस्था में महिला का क्या योगदान है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के निर्माण में इनका क्या योगदान है। नेक्स्ट, यदि महिला सशक्तिकरण नहीं किया जाए तो इससे नुकसान क्या है, यह भी एक पॉइंट आपको, कि यदि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है तो हमारा देश विश्व में कहां जाके खड़ा हो जाएगा। देश की आधी आबादी है महिला, 50%, और आज की सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है वो है इमोशनल फैक्टर। सामाजिक संरचना में भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिला भावात्मक तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर होती है कि मजबूत होती हैं। इमोशनल मैनेजमेंट होता है कि नहीं, अपनी भावनाएं जल्दी व्यक्त कर देती हैं कि टाइम लेती हैं, जल्दी व्यक्त करती हैं। तो आज के समाज में भावनात्मक तौर पे समाज को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समाज में जिस तरीके से एकाकीपन पैदा हो रहा है, तो आने वाले समय पे जो सोसाइटी को लीड करने वाली है वो महिला ही है, क्योंकि उसके पास एक इमोशनल पक्ष जो है उसके पास है, जो ठीक है। इमोशनल मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, मतलब इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। समय, स्थान और परिस्थिति के को बिना देखे हुए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। आपको देखना है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। आप कभी देखते होंगे घर पे जब कभी कोई विदा हो रहा होता है, वहां पे पुरुष भी खड़ा होगा, महिला भी खड़ी होंगी। पुरुष से हाथ मिलाएंगे, बातचीत करेंगे सबको, महिलाएं एक दूसरे से गले लगा के रोने लग जाएंगी, क्योंकि एटलीस्ट जो बिछड़ने का दर्द होता है वो पुरुष में भी, उसको भी फील होता है। कोई जा रहा है तो लगता है यार इतने, लेकिन वो भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाता, वो बस ऐसे मुस्कुराता रह जाएगा, क्योंकि ये बना दिया गया सोसाइटी में। लेकिन महिलाएं क्या अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेती हैं। ये कमजोरी के लक्षण नहीं है, बल्कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लक्षण है। एक चीज और आप देखते होंगे, कई बार क्या है ना, महिलाएं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, जो बात दिमाग में आया बोल दिया, नो फिल्टर। ज्यादातर आप देखते होंगे इसको दूसरे नजरिए से समाज और सोसाइटी देखती है, कि इससे झगड़े होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उस नजरिए से देखते हैं। जबकि देखा जाए तो ओवरऑल उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जो नो फिल्टर पर्सन होता है ना, जिसके दिमाग में कोई फिल्टर ही नहीं है, जो मन में आया उसे व्यक्त कर दिया, इससे बड़ी पर्सनालिटी कुछ नहीं हो सकती है। तो ये तो चलो अलग पक्ष हो गए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समाज में भावनाओं की जरूरत पड़ेगी, एक इमोशनल सोसाइटी का जन्म होगा। और नेक्स्ट, नजरिया, महिलाओं के प्रति पुरुषों का क्या नजरिया रहा है और अभी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, नारीवादी चिंतक, देखो ये तकनीकी शब्द है कि नारीवादी चिंतकों के द्वारा क्या किया गया। एक चीज और यहां पे जोड़िए, लैंगिक विभेद क्या है। एक है लैंगिक विभेद जिसको हम जेंडराइजेशन कहते हैं, है ना, और दूसरा है जैविक विभेद। जैविक विभेद क्या करता है, जो जन्म से हमें मिलता है ना, स्त्री और पुरुष हम जन्म से है ना, तो हमें जो ईश्वर ने बनाया, हमारे अंदर के हार्मोन्स अलग हैं, हमारी शारीरिक संरचना अलग है, हमारे शरीर के पास अलग अलग कार्य करने की वो ईश्वर ने बनाया। लेकिन लैंगिक विभेद कैसे किया गया, लैंगिक विभेद कैसे किया जाता है, एक ही परिवार में लड़के की परवरिश कैसे हुई और लड़की की परवरिश कैसे हुई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लड़का वर्सेस लड़की होती है परवरिश अलग अलग तरीके से,
जो थॉट प्रोसेस है सोसाइटी की कि लड़के को हमें किस तरीके से डील कराना है। और ये आप देखते होंगे लड़के को काम बोला जाता है घर पे। आज भी आप देखोगे, आप अपने घर पे जाइए और आपकी सिस्टर हो, किचन में कौन खड़ा मिलेगा, आप या आपकी सिस्टर। ये बहुत बेसिक सा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। आप एक मेले में जाएंगे तो लड़की को क्या खरीदवाया जाएगा और लड़के को क्या खरीदवाया जाएगा। ये जेंडराइजेशन है। बार बार लड़की को यह महसूस करवाया जाता है कि तुम समझ रहे हैं। घर से बाहर भेजने में लड़की को 1000 बार सोचा जाता है। लड़की एक दिन लेट आ जाए घर में तो बवाल कट जाता है, लड़का डेली लेट आए तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक मानसिकता है। कपड़े पहनने को लेकर के जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जेंडराइजेशन अलग चीज है। मतलब जिसने, ये सोसाइटी ने क्या किया, एक परवरिश इस तरीके से की गई कि लड़की को कमजोर ही दिखाया गया। कभी उसको शिक्षा की तरफ उन्मुख नहीं किया गया, उसको किचन ही थमा दिया गया कि यही तो होता है बेटा, खाना 7वीं क्लास के बाद बच्ची को खाना बनाना सिखाने लग जाते हैं। लड़के को भी तो सिखाना चाहिए ना, लड़की को ही क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उसको दूसरों का पेट जाके भरना है, उसको एक तरीके से कंप्रोमाइज करना कि बेटा सुनना पड़ेगा तुझे। आप कभी देखिएगा अपने घर पे ये बातें होंगी आपके घर पे कि आपकी सिस्टर ऊंचे आवाज में बात करेगी तो बोला जाएगा कि नहीं बेटा सुनना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? दूसरे के घर जाना है। दहेज, ये भी एक प्रॉब्लम है, वुमेन एम्पावरमेंट में बाधा के तौर पे आता है। दहेज प्रथा और जो इस तरीके की चीजें चली हैं। और दहेज प्रथा क्यों आई, उसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि महिला को शिक्षित ही नहीं किया गया, एजुकेट ही नहीं किया गया। आज के टाइम पे क्यों कम हो रहा है दहेज? क्योंकि महिला शिक्षित है, एजुकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट। नैतिक मुद्दे कौन कौन से? हाँ, सेक्स बनाम जेंडर, लिंग बनाम, ठीक है, जैविक, और यही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, और कौन कौन से पक्ष हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति शहर और गांव से कंपेयर करना है हमें महिला सशक्तिकरण को, कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है। एक चीज और देख सकते हैं आप, एक सामाजिक शहरीकरण भी आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हायरार्की क्रिएट की गई सोसाइटी में, चाहे वो वर्ण व्यवस्था की बात हो, चाहे जाति व्यवस्था की बात हो, चाहे अर्बन वर्सेस रूरल हो, तो इनमें किस तरीके का हमें फर्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट, महिलाओं को सशक्त कर दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है? हाँ, आपराधिक हिंसा में कमी हो सकती है, खुद निर्णय, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपने निर्णय ले सकती हैं। आर्थिक तौर पे महिला सशक्तिकरण के समाधान में जब लिखना है तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। डिजिटल इंडिया में कैसे सहायक हो सकती हैं, आत्मनिर्भर भारत में कैसे सहायक हो सकती हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में महिला कैसे सहायक हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, महिलाएं जो हैं कल्चर को, संस्कृति को, हस्तशिल्प उद्योग से लेकर सभी उद्योगों को, अभी भी गांव में, घरों में आप देखते होंगे स्वेटर आपकी माँ बुन ही देती होगी, पर आप लोग मॉल वाले हो गए, कौन ये कहते कि वो चलो ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, टाइम टेकिंग लग रहा है, सब चीज लग रहा है, लेकिन उसको उन्होंने जिंदा तो रखा है। कल्चर को ज्यादा लंबे समय तक यदि कोई कैरी करवा सकता है तो महिला करवाती है। वो भावनाएं छुपी होती है ना उसमें, माता जी का सिर्फ ऊन वर नहीं होता है, उसमें भावनाएं भी होती हैं उनकी। यदि आप फील करो कि कितनी बार पिन चुभती होगी उनको, है ना, कैसे वो अपने आंखों से एक 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 फंदे डालती होंगी, कभी बैठ के फील करने लग जाओ कि आप स्वेटर नहीं पहने हुए हो तो उसका फील, उसमें गर्मी ज्यादा लगेगी, है ना। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, उदाहरण पेश करती हैं महिलाएं। कैसे उदाहरण? हर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा जो एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल और आप मतलब लाइक इस तरीके, जैसे एस्ट्रोनॉट आज के टाइम पे सुनीता विलियम्स हो गई, कल्पना चावला हो गई, ये मतलब आपको बताना है कि ऐसे क्षेत्रों तक प्रवेश हो चुका है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे दीजिए जो बहुत महिला उद्यमी हो और जो
जैसे लाइक आप शार्क टैंक इंडिया ही आपने देखा होगा तो उसमें 3 महिलाएं ही दिखेंगी यदि 3 पुरुष हैं तो महिला उद्यमिता के तौर पे किस तरीके से उनको यदि मौका मिला है तो इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में कैसे एंट्री कर रही हैं। राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक करियर लिखिए, मायावती का नाम लिखिए आप, सोनिया गांधी का नाम लिखिए आप। हाँ द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्राध्यक्ष पे, कोई भी मतलब आप लिख सकते हैं। प्रतिभा सिंह देवी पाटिल रही, मीरा कुमार रही, बहुत सारे नाम है आपके पास। तो कुछ बड़े हस्तियां जो हैं या विदेशों में भी बैठी हुई हैं बड़े बड़े पदों पर महिलाएं। और एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र पे महिलाएं ही सबसे ज्यादा आती हैं, आगे आती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में भी एक कैरियर के तौर पे रखा गया है। ठीक है, और पितृसत्ता उन्मूलन में ज्यादा सहायक हो सकती। पितृसत्ता तो आने नहीं दे रही ना आगे निकल के, उसी का तो षड्यंत्र है। और बताएं, हाँ नोबेल प्राइज, साजिद जी कह रहे हैं नोबेल प्राइज में भी रख सकते हैं। हाँ निबंध के मतलब उपसंहार जब लिखना है तो सकारात्मक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। आप लोग भी कुछ लिख सकते हैं। नुकसान अंत में नहीं लिखना है भाई, किसी को भी अंत में कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं रखना है, मेन बॉडी तक ही उसे, शुरुआत भी बहुत निगेटिव मत करिए आप। ठीक है, ये तो मतलब इतने सारे पॉइंट हैं, आप लोगों ने पॉइंट लिखे नहीं, सब व्याख्यान सुनने आए हो आप लोग, इतने सारे पॉइंट इन्होंने बता डाले, लिख लेते। अब लिखना है और कोशिश ये करना कि कहीं से छापना मत, खुद से लिखना, लड़ना, 1000 शब्द इकट्ठा करना, गलत ही लिखना, इधर उधर से ढूंढ ढांड के कैसे भी करके, कोई क्रम भी लिखना पर खुद ही लिखना, तब तो आप सीख पाओगे। और यदि आप सोचो मैं कहीं से रट लूं फिर लिख दूं, रट लूं फिर लिख दूं, कभी मौलिकता नहीं आ पाएगी और जीवन भर वहां एग्जाम हॉल पे बुक नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण पे आपको निबंध लेखन करना है। मंडे को मैं निबंध आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, कोटेशन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, 4 बहुत हैं, और 2-3 ढूंढ लेना, यदि आपको मिल जाए तो और अच्छे और लिख लेना। ठीक है, कोटेशन बहुत अच्छे मिल जाएंगे। अब ये सिर्फ लकीर का फकीर नहीं बनना है, ये बार बार कहता हूं। महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक है, ये ऐसे ही अब हर टॉपिक पे आपको काम करना है, ये आपका टास्क होना चाहिए। हर संडे को बैठो 1 घंटे के लिए अपने साथ, एक टॉपिक उठाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और लिख डालो। नहीं लिख सकते, इतना बड़ा काम है। मुक्त चिंतन करो, जो समझ में आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने सिखाई है, जो भी सोच रहे हो कुछ गलत है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास पहला टास्क है, फिर मंडे को मैं इस टॉपिक पे समझाऊंगा। क्लियर है?